आज हमारे साथ एक युवा, हमारे दोस्त, हमारे साथी, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट जनाब विष्णु शंकर जैन साहब। आपने इस इतनी युवा अवस्था में ही कई देश के विवादित मसलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, कुछ शहरों की सिविल कोर्ट में चैलेंज किया, और आपकी रिसर्च, आपका पेपर, आपकी जो अपील पिटीशन होती है वो इतनी तार्किक, इतनी लॉजिकल, इतनी रीजनिंग, इतने रेफरेंस के साथ होती है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी उससे ज्ञान मिलता है। श्री विष्णु शंकर जैन साहब, आपके पिताजी भी देश के जाने माने वकील रहे हैं, राम जन्मभूमि में भी उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन विष्णु शंकर जैन साहब ने 2015 में ये जो ताजमहल नाम की चीज है, जिसे बताया जाता है कि ये शाहजहां ने बनवाया था और ये उसकी प्यार की निशानी है, मैं उसे प्यार की निशानी कम ही कहता हूं, मैं कहता हूं ये तकलीफ की निशानी ज्यादा है। विष्णु शंकर जैन जी ने आगरा के सिविल कोर्ट के अंदर इस बात को चैलेंज किया, और कमाल की बात देखिए कि विष्णु शंकर जैन साहब ने कहा कि ये जो ताजमहल है ये ताजमहल नहीं है बल्कि ये शिव मंदिर है। इसमें भारत सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि एएसआई उनके अंडर में आती है, केंद्र सरकार ने अपना जवाब दिया है कि नहीं नहीं नहीं, ये शिव मंदिर नहीं है, ये विष्णु मंदिर है। और कमाल की बात देखिए, ये भी उन्होंने कहा कि हाँ, ये शाहजहां ने नहीं बनवाया है, ये केंद्र सरकार का जो 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 वकील साहब या जो संस्था उनको रिप्रेजेंट कर रही है, उन्होंने अपना एफिडेविट इस पे दिया है। इसी तरीके से दिल्ली में एक बहुत बड़ी ऊंची बिल्डिंग है, उसे पुरातत्व महत्व का भी घोषित कर दिया गया है, कुतुब मीनार। अब यूं तो जब इन सब सब्जेक्ट की बात होती है तो लोग समझते हैं कि कुछ हिंदूवादी संगठन, कुछ लोग जो है भावनाओं में बह के इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन जब कोर्ट में बात होती है तो वहां भावनाएं नहीं होती, वहां तथ्य और तर्क और लॉजिक और रीजन होता है। इस कुतुब मीनार के अंदर कमाल की बात है, और मैं कहता हूं कोर्ट कचहरी की बात छोड़ दीजिए, एक आम आदमी की हैसियत में भी अगर आप जाएं तो ये जो कुतुब मीनार है, जिसको कहा जाता है कि गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, यानी पूरा का पूरा इतिहास, मुगल जितने भी आए, चोरी डकैती लूट झूठ के अलावा कुछ और मिलता ही नहीं है। कुतुब मीनार की जो वहां उसके अंदर अहाते में जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनी हुई है, उस मस्जिद के अंदर जो लिखा हुआ है, वहां खुद ही लिखा हुआ है कि ये 27 जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई। अब आप सोचिए कि खुद वहां लिखा हुआ है, एएसआई का बोर्ड लगा हुआ है, वो भी इस बात को कहता है कि ये 27 जैन मंदिरों को तोड़ के बनाएगा। उसके बावजूद भी इस देश में गुंडा करती है, क्योंकि आप मुसलमान हैं तो सरकार भी डरेगी, संविधान भी डरेगा, सुप्रीम कोर्ट भी डरेगी। और आप इसलिए डरेगी क्योंकि आपको सिर्फ एक ही फन आता है, लूटपाट, दंगा और मारकाट। तो मैं मानता हूं कि भारत का कानून, भारत का संविधान, भारत की पुलिस, भारत की न्याय व्यवस्था क्या इतनी कमजोर है कि अगर कुछ लोग इस देश की सभ्यता को, इस देश की सिविलाइजेशन को, इस देश के सरोकारों को, संस्कृति को नष्ट करे, और उसको अगर तार्किक रूप से कोई लड़ाई लड़े तो भी लड़ेंगे, और कोई पॉलिटिकल पार्टी कहे तो भी लड़ेंगे। लेकिन मुझे खुशी है कि इस दौर के युवा लोग इन बातों को समझ रहे हैं, और उसका जो महत्व है, यानी महत्व यह है कि जब तक आपको अपना इतिहास नहीं पता होगा, जब तक आपको अपने पूर्वजों के बारे में नहीं पता होगा, तो आप अपने वर्तमान में उस गर्व के साथ नहीं जी सकते। अगर आपको ये झूठ बोला गया है कि आपका तो पूर्वज गुलाम थे और आपने तो कोई मंदिर की रक्षा करने वाला नहीं था, आपके यहाँ कोई पुरुषार्थी नहीं था, तो उससे जो वर्तमान पीढ़ी होती है वो कुंठा में, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में, एहसास से कमतरी में रहती है। तो किसी भी एक जिंदा कौम को रहने के लिए उसकी इतिहास को सही बताया जाए, अगर वो थोड़ा खराब भी है तब भी बताया जाए, लेकिन आपका इतना ग्लोरीफाई और इतना ग्लोरियस इतिहास है, उसको आप इतना डिमीन करके बताएं तो कुंठा होती है। लेकिन मुझे खुशी है कि विष्णु शंकर जैसे युवा लोग अपनी बात को सिर्फ कोर्ट में भावनाओं पे नहीं रखते। मैंने खासतौर से जो मथुरा के अंदर, जहां मुसलमानों ने कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर एक ईदगाह बना रखी है, एक फ्रॉड एग्रीमेंट करके बना रखी है, उसकी कई डिबेट जब मैंने सुनी तो विष्णु शंकर जैन को मैंने अक्सर देखा
कि विष्णु शंकर जैन अपनी बात में कोर्ट में क्या कागज लगाना है क्या नहीं लगाना है, लेकिन जब मैंने डिबेट में देखा तो उसमें भी जो बेवकूफ किस्म के जिहादी आते हैं वो अतार्किक बातें करते हैं, इलॉजिकल बातें करते हैं, उनके एक एक बात का जवाब किस किताब से लिया, ये किताब किसने लिखी है, इस किताब का पेज नंबर क्या है। तो मैं मानता हूं कि आज की पीढ़ी के लिए विष्णु शंकर जैन जैसे लोग एक इंस्पायरेशन हो सकते हैं। नए युवा जो इस प्रोफेशन में आ रहे हैं, अगर वो कुछ ऐसे मुद्दों को लेंगे तो मैं समझता हूं कि लंबी लड़ाई होगी। बाकी छोटे छोटे मुकदमे, हार जीत, ये सब चलता रहता है। विष्णु शंकर जैन जी को मैंने खासतौर से इसलिए दावत दी है कि आज देश में बहुत कुछ बड़ा गर्म माहौल है और हम जगह जगह देख रहे हैं कि कहीं मजार पैदा हो जाती है। हरियाणा के अंदर एक पूरा सिलसिला चल पड़ा है, यहाँ मजार पैदा हो गई, वहां मजार पैदा हो गई, यहाँ मस्जिद बन गई। और फिर कुछ फ्रॉड किस्म के लोग जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं वो बताते हैं कि साहब देखिए अहमदाबाद के पास ये जो मजार सड़क के किनारे, ये 100 साल पुरानी मजार थी और 100 साल पहले कौन सा पीर मरा था, कहां से वो पीर आया था। इस तरीके के झूठे मक्कारों ने चारों तरफ फैला रखा है और उसके ऊपर पीर के पास दो फकीर बैठ जाएंगे और वहीं पे उर्स होने लगेगा और हिंदुस्तान का हिंदू जो है वो ये सोच के डरता है कि भाई ये बनी रहने दो। लेकिन ये जिस तरीके की इग्नोरेंस हिंदुओं में है, ये बनते 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 अब ये चौराहे चौराहे बनने लगी। इलेक्शन कमीशन के सामने बन गई, फिर रेड क्रॉस जो पार्लियामेंट के सामने वहां बन गई, फिर आपने वहां एयरफोर्स भवन के सामने बना दी। तो ये एक तरीके का माफिया सिस्टम चल रहा है इस देश के अंदर कि आप जमीन को भावनात्मक तौर पे, मजहबी तौर पे बना दो और फिर जब उसको कोई उठाओ तो उसको आप रिएक्शन करो कि साहब यहाँ तो मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, यहाँ मुसलमानों का पीड़न। तो इस बैकग्राउंड में, इस पस मंजर में हम आज की बहस चाहते हैं कि विष्णु शंकर जैन साहब ने जिस तरीके से 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है कि भारत की संसद कैसे कोई कानून बना सकती है कि किसी लुटेरे की लूटी हुई प्रॉपर्टी, जिसकी प्रॉपर्टी का मालिक है, आप कहें कि नहीं ये लुटेरे ने लूट ली है, अब इसकी यथास्थिति बनाए रखिए। इसी तरीके से कई और मुद्दों पे भी है, लेकिन एक मुद्दा जिससे शायद देश जानता तो है लेकिन उसकी बारीकियां नहीं पता है, और 1995 में वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट बना और फिर 2013 में जिस तरीके की मैं समझता हूं कि 2006 में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री आई थी और जिन लोग उस माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को चला रहे थे वो कौन लोग, जिहादी लोग थे, सबको मालूम है रहमान साहब क्या काम करते हैं और क्या है वो। तो उन्होंने किस तरीके से इसको एक कानून में कन्वर्ट कर दिया। तो ये वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट, वक्फ प्रॉपर्टी कानून, इसकी कुछ हिस्ट्री जो है मैं समझता हूं आजादी से पहले की भी है, उसके बाद हुआ, फिर 56 में हुआ, फिर 95 में। लेकिन आज ये देश के लिए खतरनाक क्यों है और क्या सेकुलर भारत के अंदर इस किस्म का कोई कानून बनाया जा सकता है? ये तो हम जानते हैं पुरानी सरकारों ने सब कुछ करा, लेकिन देश को अवेयर करना, देश को सही तथ्यों पे सही बात बता देना, उसके बाद देश तय करेगा कि हमें इसके बारे में क्या करना है। लेकिन विष्णु शंकर जैन जी आज उस वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट जो 2013 में कानून बना, उसकी बारीकियां क्या हैं और उसमें देश को और इस राष्ट्र को क्या खतरा है, इस बारे में तफसील से विस्तार से बताएंगे विष्णु शंकर जैन जी। आपने अपने इस वकालत के समय में से समय निकाला और आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, और इस प्लेटफॉर्म का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट है उसको बुलाएं और वो समस्या लोगों को आसान शब्दों में समझा सके। वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में आपके पास जो भी जानकारी है उसको जिस भाषा में आप समझाते हैं वो इतनी आसान भाषा होती है कि एक आम आदमी को समझ में आता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। विष्णु शंकर जैन जी, आप अपनी बात रखें। सर्वप्रथम धर्म संस्थापना के देवता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा नमन। हम सबके गुरु, जगत गुरु और अत्तर गुरु डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले के चरणों में मेरा नमन। हिंदू हृदय सम्राट माननीय पुष्पेंद्र कुलशेखर जी ने, आपने आज मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और मुझे ये अवसर दिया कि मैं वक्फ एक्ट 1995 पे अपनी बात रखूं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है कि आज मैं आपके चैनल पे अपनी बात रख सकता हूँ और मुझे बहुत खुशी होगी अपना जो रिसर्च है, जो डेटा है, जो अपना काम है, वो आपके और आपके दर्शकों के साथ शेयर करके, और उम्मीद करूँगा कि जो रिसर्च हमने की है ये इस देश का समाज, इस देश की कौम आगे लेके जाएगी और जो बात हम रख रहे हैं वो लोगों तक जाएगी और जो इनजस्टिस हो रहा है पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा उसको लोग रेक्टिफाई करने के लिए आवाज उठाएंगे। सबसे पहले वक्फ एक्ट 1995 की जो आपने बात रखी है, इसमें मैं बताना चाहता हूँ इसमें बहुत रिसर्च हुई है वक्फ एक्ट 1995 और उससे पहले। और अगर वक्फ का हम कॉन्सेप्ट समझें,
मैं सारी धाराओं पे आऊंगा। सबसे पहले मैं मूलभूत समझाना चाहता हूं कि वक्फ का कॉन्सेप्ट क्या है। वक्फ वही कर सकता है जो किसी प्रॉपर्टी का मालिक हो, जो उसका ओनर हो, जिसके पास उसकी क्लियर ओनरशिप है, वही वक्फ को डेडिकेट कर सकता है अल्लाह को। और जब ये मैं इस्लामिक लॉ की बात कर रहा हूँ, शरिया लॉ की बात कर रहा हूँ। और जब वक्फ डेडिकेट हो जाता है अल्लाह को, उसके बाद उस आदमी का राइट उस प्रॉपर्टी से खत्म हो जाता है, एक्सटिंग्विश हो जाता है। उसके बाद वो उसको टच भी नहीं कर सकता। तो इसमें दो जजमेंट्स हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जज थे माननीय जस्टिस सुधीर अग्रवाल साहब, उन्होंने दो बहुत ही लर्नेड जजमेंट्स दिए हैं इस पे, और उसका साइटेशन भी मैं बताऊंगा कि कोई भी दर्शक उसको गूगल पे भी पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। पहला जजमेंट है महमूद हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये 23 फरवरी 2018 को डिलीवर हुआ है इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा। जस्टिस सुधीर अग्रवाल इसके ऑथर हैं। और दूसरा जजमेंट है मैसर्स रामेश्वर राम गोपाल वर्सेस 10th एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कानपुर। ये 2013 एससीसी ऑनलाइन इलाहाबाद पेज नंबर 13671 पे मौजूद है। ये दो जजमेंट्स हैं। अब इसमें इन दोनों जजमेंट से बात क्या निकल के आती है, मैं वो बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, और उसके बाद वक्फ एक्ट पे आऊंगा। सबसे पहली बात, जस्टिस सुधीर अग्रवाल साहब जो जजमेंट के ऑथर हैं, उन्होंने वक्फ का कॉन्सेप्ट निकाला कि वक्फ का कॉन्सेप्ट है क्या। और उन्होंने ये कहा है, पैरा 9 पे मैं उसको पढ़ के बता भी देता हूँ, सरल भाषा में समझा भी दूंगा, दैट द क्रिएशन ऑफ वक्फ was held valid and lawful by Prophet Muhammad. It is said that this rule was laid down by Prophet Muhammad, Prophet himself, and handed down in succession by Ibn Abu Nafi and Ibn Umar. Umar got piece of land in Khaybar. उमर को एक जमीन का टुकड़ा मिला था खैबर में। Whereupon he came to the Prophet, और उन्होंने प्रॉफिट से आके पूछा कि क्या इसका मैं क्या करूं, जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा, इफ यू लाइक यू मे मेक अ वक्फ ऑफ इट, आप इसका वक्फ बना ले एज इट इज and bestow it in benefication. Omar thereupon bestowed it in charity on his relatives, the poor and the slaves, and in the path of God and the travelers, in a way that the land itself might not be sold nor conveyed. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमर ने कहा कि उन्होंने ऐसी वक्फ बनाई कि ना वो बेची जा सके, ना कन्वे करी जा सके गिफ्ट से, ना इनहेरिट की जा सके। मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ संपत्ति हो जाती है तो आप उसको किसी तरह से एलिनिएट नहीं कर सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऑलरेडी जो वक्फ का कॉन्सेप्ट है, इस्लामिक लॉ के स्कॉलर्स हैं उन्होंने लिखा हुआ है। जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने अपने जजमेंट में वो सारे बुक्स और कमेंट्रीज को रेफर करके यहाँ पे लिखा है। इसके बाद इसमें कैलकाटा हाईकोर्ट का भी बहुत ही डिटेल्ड जजमेंट है। तो पॉइंट जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अब इस परिप्रेक्ष्य में आज के मौजूदा वक्फ एक्ट को देखें तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कैसे वक्फ एक्ट 1995 एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है लोगों की प्रॉपर्टी हड़पने। और अगर मुझे जरा सी इजाजत दें तो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो मैं वक्फ एक्ट का देना चाहूंगा, क्योंकि आपने उसका जिक्र किया था, तो लोगों की नॉलेज के लिए भी ये जरूरी है कि ये वक्फ एक्ट का ओरिजिन कहां से हुआ और ये आज इसकी क्या स्थिति है। तो जो मैंने आपको बताया इस्लामिक लॉ का मेन मूलभूत सिद्धांत, प्रॉफिट मोहम्मद की बात मैंने जस्टिस सुधीर अग्रवाल के जजमेंट से बताई है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इंडिया में वक्फ एक्ट का कंसेप्ट आया है जब से मुस्लिम रूल इंडिया में डेवलप हुआ और मुगल काल में। इसके बाद सबसे पहले वक्फ एक्ट का जो कॉन्सेप्ट है हमें मिलता है फतवाए आलमगीरी, जो औरंगजेब के जमाने में लिखी गई थी। और इसमें ये कॉन्सेप्ट था कि जो सुल्तान है, जो उस समय का बादशाह था, वो सारी वक्फ संपत्ति को मैनेज करता था, देखता था। और उसने इसके लिए 3-4 टायर सिस्टम बना रखा था, जिसे कहते हैं सुल्तान पहले से पूरे वक्फ को मैनेज करता था। सेंट्रल लेवल पे सदर बोलते थे इसको, प्रोविंशियल लेवल पे सदर सूबा बोलते थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सदर सरकार बोलते थे, और लोकल लेवल पे काजी उसको डील करते थे, और इंडिविजुअल वक्फ को मुतवल्ली डील करते थे। ये कॉन्सेप्ट था औरंगजेब के टाइम पे फतवाए आलमगीरी में। उसके बाद 1810 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने एक एक्ट लाया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसके तहत सारी वक्फ संपत्ति उस समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू देखता था, चाहे हिंदू वक्फ हो चाहे मुस्लिम, चाहे हिंदू ट्रस्ट हो चाहे मुस्लिम वक्फ हो। इसके बाद बंगाल रेगुलेशंस आए, बंगाल रेगुलेशंस 19 of 1810, जिसे कहते हैं बंगाल चैरिटेबल इंडोमेंट पब्लिक बिल्डिंग एंड स्ट्रीट्स रेगुलेशन 1810। इसके तहत वक्फ और हिंदू संपत्ति का पूरा ब्यौरा और मैनेजमेंट किया जाता था। इसके बाद क्योंकि ये सिर्फ बंगाल के लिए था, अवध के लिए स्पेशल एक्ट आया। जब अवध अनेक्स हो गया 1856 में,
तो एनेक्सेशन ऑफ अवध के बाद ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया 1857 में, और ईस्ट इंडिया कंपनी से सारी चीजें आ गई ब्रिटिश गवर्नमेंट पे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय की एक्ट्स लाई वक्फ को डील करने के लिए, जिसमें उन्होंने रिलीजियस एंडोमेंट्स एक्ट बनाया 1863, अवध लॉज एक्ट बनाया 1876, पंजाब लॉज एक्ट बनाया 4 ऑफ 1872, और लखनऊ का एक एरिया हुसैनाबाद, उसकी वक्फ संपत्ति को मैनेज करने के लिए हुसैनाबाद एंडोमेंट एक्ट 1878 बनाया। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, एक कॉन्सेप्ट है वक्फ में, वक्फ अल औद, वक्फ अल औलाद, वक्फ अल औलाद। इसका मतलब है कि अगर कोई आदमी वक्फ करना चाहता है और वो अगर अपने परिवार को वक्फ करता है, समाज को नहीं, अगर वो परिवार को वक्फ करता है तो उसे कहते हैं वक्फ अल औलाद। तो वक्फ अल औलाद अगर कोई करता है तो उसको प्रीवी काउंसिल ने उस समय कहा कि गलत है, ये इस्लामिक लॉ के अगेंस्ट है। वक्फ आप हमेशा समाज को कर सकते हैं, अपने लोगों को कर सकते हैं, अपने घर के बीच में अगर आप संपत्ति ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको वक्फ का नाम नहीं दे सकते हैं। और प्रीवी काउंसिल का जजमेंट आया अबुल फता मोहम्मद वर्सेस रसमैया 22-1A-76, प्रीवी काउंसिल ने होल्ड किया कि वक्फ अल औलाद गलत है। इसके अगेंस्ट मुस्लिम समाज में बहुत रोष था, वो लॉर्ड कर्जन के पास गए, उन्होंने विरोध किया कि वक्फ अल औलाद को सही घोषित किया जाए। उसके बाद वैलिडेशन एक्ट आया, वैलिडेशन एक्ट आया 1913 में, जिसमें वक्फ अल औलाद को माना गया, वैलिड माना गया। और ये वैलिडेशन एक्ट आया है 7 मार्च 1913 में। ये हिस्ट्री देना वक्फ की बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं जो बात बताऊंगा तो वो उसमें बहुत क्लैरिटी आएगी। इसके बाद मुसलमान वक्फ एक्ट आया 1923, 5 अगस्त 1923 को मुसलमान वक्फ एक्ट पूरे ब्रिटिश इंडिया में लागू हुआ, और 1948 में इसी में अमेंडमेंट हो गया और वर्ड ऐड हो गया, ऑल प्रोविंस ऑफ इंडिया, मतलब पूरे भारत में 1923 का एक्ट लागू रहेगा। और इसके बाद अलग अलग प्रोविंस, अलग अलग 4-5 राज्य थे, उन्होंने अपने अपने कानून बनाए। अल्टीमेटली वक्फ एक्ट 1954 आया, वक्फ एक्ट 1984 आया, और उसके बाद वक्फ एक्ट 1995 आया, जो इस समय इन ऑपरेशन है, और इसमें 2013 में भी कुछ अमेंडमेंट हुई। तो ये इस वक्फ एक्ट का बैकग्राउंड है। अब वक्फ एक्ट की वो कौन सी खतरनाक धाराएं हैं जो हिंदू समाज को, हम सबको बहुत ज्यादा पीड़ा देती हैं, अफेक्ट करती हैं, और एक इंस्ट्रूमेंट बन गई हैं प्रॉपर्टी को कब्जा करने का, और एक इंस्ट्रूमेंट बन गई है शरिया लॉ के भी खिलाफ। तो मेरी बातों को दो चीज से एनालाइज करिएगा, वक्फ एक्ट कैसे शरिया लॉ के खिलाफ है, और वक्फ एक्ट कैसे इस देश के संविधान के खिलाफ है। मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। और अपनी बात को रखने से पहले सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो वक्फ एक्ट 1995 है, वक्फ एक्ट 1995, पहली बात, ये बियॉन्ड लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। ये बात हमने सुप्रीम कोर्ट में भी अपने रिट पिटीशन के द्वारा कही है। बियॉन्ड लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस जब मैं कहता हूं, इसका मतलब है कि कोई भी एंट्री, संविधान की कोई भी एंट्री, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, उसमें कहीं भी वक्फ शब्द यूज नहीं। तो हमारा आर्गुमेंट ये है कि पार्लियामेंट को वक्फ पे लॉ बनाने की पावर नहीं थी जब तक कि वो लिस्ट में ये पावर अपने आप को ना देती बाय अमेंडमेंट। ये बात हमने कही है। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं वक्फ ट्राइब्यूनल को भी कहता हूं कि वक्फ ट्राइब्यूनल भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसके लिए कोई भी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है पार्लियामेंट को लॉ बनाने की। लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस एक बहुत ही टेक्निकल आर्गुमेंट होता है, और इसका परिप्रेक्ष्य यह है कि पार्लियामेंट उन्हीं सब्जेक्ट्स पे, या राज्य सरकार या केंद्र और राज्य सरकार उन्हीं सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकती हैं जो संविधान की एंट्रीज में हो, चाहे एंट्री 1 हो, चाहे एंट्री 2 हो, चाहे एंट्री 3 हो, उस पर कानून बनाया जा सकता है। और अगर उसमें एंट्रीज में वो सब्जेक्ट मेंशन नहीं है तो आप उसमें कानून नहीं बना सकते हैं। पर जब भी ये आर्गुमेंट किया जाता है तो हमेशा केंद्र सरकार के वकील सुप्रीम कोर्ट में आके एक बात कहते हैं, रेसिड्यूरी पावर, कि अगर उसमें नहीं भी है तो हम रेसिड्यूरी पावर्स में बना सकते हैं। अगर रेसिड्यूरी पावर के आर्गुमेंट को एक मिनट के लिए हटा दें तो डायरेक्ट वक्फ पे कानून बनाने की पार्लियामेंट को या राज्य सरकारों को कोई भी पावर नहीं। ये मेरा आपके सामने सबमिशन। अब अगर इस परिप्रेक्ष्य में इस वक्फ एक्ट 1995 को देखा जाए जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर कानूनी है, तो इसमें आप देखेंगे कैसे कैसे गड़बड़ी है। मैं सबसे पहले डेफिनेशन में आता हूँ, क्योंकि अगर किसी भी एक्ट को पढ़ना है तो उस एक्ट में जो चीज डिफाइन की गई है वो बहुत जरूरी है। अब सेक्शन 3R जो वक्फ एक्ट का है, सेक्शन 3R वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
वक्फ एक्ट का सेक्शन 3R बहुत इंपॉर्टेंट है। और 3R क्या कहता है, और मैं आपको अपनी बात 2 शब्दों में बताऊंगा कैसे ये कानून वह शरिया लॉ के खिलाफ है और कैसे कानून देश के संविधान के खिलाफ है। तो वक्फ का मतलब क्या है, जो बात मैं कह रहा हूं वही बात लिखी है। वक्फ मीन्स परमानेंट डेडिकेशन बाय एनी पर्सन और ऑफ एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी चल अचल संपत्ति का परमानेंट डेडिकेशन फॉर एनी पर्पस रिकॉग्नाइज्ड बाय मुस्लिम लॉ एज पायस, रिलीजियस और चैरिटेबल। मतलब अगर इस्लामिक लॉ में कोई भी चीज पायस, चैरिटेबल या अच्छी मानी जाती है, उसके लिए चल अचल संपत्ति का परमानेंट डेडिकेशन अगर किया जाए तो उसको वक्फ कहेंगे। ये वक्फ एक्ट की डेफिनेशन है। अब इसमें 2 बातें आती हैं। अब देखिए कैसे इसका दुरुपयोग किया गया। इसमें एक कॉन्सेप्ट आएगा वक्फ बाय यूजर, जो बात अभी आप कह रहे थे अपने इंट्रोडक्शन में कि हरियाणा में जगह जगह 100 साल मजार बनाते गए और पता चला कि कह रहे हैं कि हम 100 साल से यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट डाल दिया वक्फ बाय यूजर। और ये जो कॉन्सेप्ट डाला वक्फ बाय यूजर, ये खुद वक्फ एक्ट की डेफिनेशन के खिलाफ है। क्योंकि वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट क्या है, वक्फ बाय यूजर तब होता है जब कोई डेडिकेशन नहीं। अगर आज मैं कोई भी संपत्ति, मेरे पास कोई वक्फ डीड नहीं है, मेरे पास उसकी ओनरशिप की कोई डिटेल्स नहीं है, मुझे नहीं पता कि उस संपत्ति पे हम लोग कब आए, तो उसको मुस्लिम समाज के लोग कहते हैं वक्फ बाय यूजर। ये वक्फ बाय यूजर हो गई। और राम जन्मभूमि के जजमेंट में भी ये आर्गुमेंट रेस किया गया कि ये वक्फ बाय यूजर है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया कि नहीं, ये वक्फ बाय यूजर का आर्गुमेंट यहाँ पे नहीं चले। तो मेरा फंडामेंटल क्वेश्चन है कि व्हाई वक्फ बाय यूजर, जब इस्लामिक लॉ ये कहता है कि कोई भी संपत्ति जो आपकी खुद की है, आपकी एक्वायर की हुई है, और मैंने जैसे सुधीर अग्रवाल का जजमेंट बताया, दोनों जजमेंट बताया, अगर कोई उसका अध्ययन करेगा तो उसमें क्लियर है, एक नहीं नंबर ऑफ सीरीज ऑफ जजमेंट है जो ये कहता है कि अगर कोई संपत्ति आपकी खुद की मालिकाना हक की है, उसी को आप वक्फ कर सकते हैं। अगर आप किसी संपत्ति को ऐसे यूज कर रहे हैं तो वो उससे कभी भी वक्फ नहीं हो जाएगी। और इसीलिए सबसे पहला झोल इस एक्ट में है जब आपने डेफिनेशन में वक्फ बाय यूजर वर्ड डाल दिया। वक्फ बाय यूजर को इस एक्ट ने रिकॉग्नाइज किया। ये सबसे बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अगेंस्ट शरिया लॉ का कॉन्सेप्ट। दूसरी बात, सेक्शन 3R सब क्लॉज 2 में लिखा है शमलत पक्ति, शमलत दे, जुमा मलकान और एनी अदर नेम एंटर्ड इन रेवेन्यू रिकॉर्ड, वो भी वक्फ संपत्ति होगी। मतलब शमलत दे मतलब होता है जो जमीन ग्राम पंचायत की है, गांव समाज की है, उसको भी अगर कोई वक्फ मानना चाहे तो वक्फ मान सकता है। ऐसे ही उन्होंने ये कहा कि जो लोग वक्फ कोई भी कर सकता है, मतलब अगर एक, और इसमें भी जजमेंट्स हैं, और उसका भी, उसके लिए भी मेरा विरोध है कि अगर एक नॉन मुस्लिम भी है वो भी वक्फ कर सकता है। तो हमारा कहना यह है कि इसके लिए हिंदू समाज को बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी, ये सब मैं मूलभूत सिद्धांत बता रहा हूँ, उसी ऑर्डर में आ रहा हूँ कि हिंदू समाज को बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी जब ये बात आती है कि हिंदू समाज के लोग भी वक्फ कर सकते हैं। भाई जो आदमी नॉन बिलीवर है, हाउ कैन ही डू वक्फ? तो वक्फ एक्ट की जो सेक्शन 3R है वो कहता है वक्फ मींस परमानेंट डेडिकेशन बाय एनी पर्सन। तो जब आप कहते हैं कोई भी आदमी वक्फ कर सकता है, और उसमें जजमेंट भी है, जो मैंने 2 जजमेंट रेफर किए, वो और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2010 14 SCC पेज 38 पैरा 31 और 32, जो ये कहता है वक्फ कोई भी कर सकता है इवन इफ ही इज नॉट अ मुस्लिम। तो इसके लिए भी हमारा विरोध है, एज अ हिंदू इंटेलेक्चुअल हमारा विरोध है कि आप इसको एज अ टूल नहीं बना सकते वक्फ संपत्ति करने का। आज सपोज करिए फॉर एग्जांपल कोई एक मिस्टर ए है, उनको गन पॉइंट पे कोई कहे आप अपनी संपत्ति वक्फ कर दीजिए, ही इज नॉट अ बिलीवर, ही इज नॉट अ मुस्लिम, हाउ कैन हिज प्रॉपर्टी बी डिक्लेयर टू बी अ वक्फ प्रॉपर्टी? तो ये सारी चीजें बहुत महीन बारीक बातें हैं जो एक्ट में आ जाती, पढ़ने से लगता नहीं है कि इसमें क्या गलती है, पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैं वकालत के क्षेत्र में हूँ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से हम देख रहे हैं कि इसका कैसे कैसे दुरुपयोग हो रहा है, और उसके बाद कानून की बारीकियां समझ में आ रही। इसके बाद मैं स्ट्रेट अवे आ जाता हूँ सेक्शन 40 पे। वक्फ एक्ट का सेक्शन 40 जो सबसे घातक है, सबसे खतरनाक है, और जो वक्फ बोर्ड को ये अधिकार देता है
कि वो किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है। और अगर इस सेक्शन को कोई पढ़े तो मुझे लगता है कि इस पे पार्लियामेंट को सोचने की जरूरत है, आज की सरकारों को सोचने की जरूरत है, हमें कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। ये पार्लियामेंट की ड्यूटी है कि इनको सेक्शन 40 को विद इमीडिएट इफेक्ट रिपील करना चाहिए। भाई वक्फ एक्ट का अगर कोई कंसेप्ट देखेगा तो वक्फ एक्ट मुस्लिम्स की इंटरसी प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट के लिए बना था, जो 1923 में मैंने बताया। आप वक्फ एक्ट को ये पावर देते हैं कि वो किसी भी ट्रस्ट की संपत्ति को, मंदिर की संपत्ति को, मठ की संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है, और उसकी लड़ाई हमें वक्फ ट्राइब्यूनल में लड़नी पड़ेगी, जहां पे एक मेंबर मुस्लिम होगा। उसके बाद हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट आएंगे। तो मुझे लगता है ये इस देश में हिंदुओं को सेकेंड ग्रेड का दर्जे का सिटीजन बना रहा है, मुझे बात कहने में कोई शक नहीं। और मैं सेक्शन 40 पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूं। द बोर्ड में इटसेल्फ कलेक्ट इंफॉर्मेशन, बोर्ड खुद ही डेटा कलेक्ट कर सकता है रिगार्डिंग एनी प्रॉपर्टी विच इट हैज रीजन टू बिलीव। अगर बोर्ड को लगता है कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है तो खुद ही डेटा इकट्ठा कर सकता है। एंड इफ क्वेश्चन अराइजेस कि वेदर अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज वक्फ प्रॉपर्टी और नॉट, whether Sunni or Shia waqf, it may after making such inquiry as it may deem fit decide the question। इसके बाद सेक्शन 3 इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 40 सब क्लॉज 3, where the board has reason to believe। इस वर्ड्स को सर बहुत गौर करिए, where the board has reason to believe, अगर आपको लग जाता है that any property of any trust or society, any trust or society registered in pursuance of Indian Trust Act 1882 or under the Society Registration Act or under any other act is waqf property, the board may, notwithstanding anything contained in such act, hold an inquiry in this regard to such property, and after such inquiry the board is satisfied that such property is waqf property, call upon the trust or society as the case may be to either register such property under this act or show cause why should property shall not be। मतलब आप पहले देखेंगे, अगर आपको लगता है कि ये संपत्ति ट्रस्ट या सोसाइटी की आपकी संपत्ति है तो आप उनको बुलाएंगे अपने सामने और कहेंगे कि भैया इसको हमारे नाम पे रजिस्टर कर दो। और अगर आप नहीं रजिस्टर करने से वो मना करेंगे तो आप खुद ही उनको शो कॉज नोटिस देंगे और उसके बाद आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं वक्फ संपत्ति। और जो भी आदमी उस ऑर्डर से एग्रीड है वो वक्फ ट्राइब्यूनल में जाए, उसको चुनौती दे और उसके बाद हाई कोर्ट जाए और सुप्रीम कोर्ट। तो ये मुझे लगता है वक्फ एक्ट का सेक्शन 40 एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, एक बहुत बड़ा टूल है जो इस देश की पार्लियामेंट ने एक धर्म विशेष को दिया हुआ है किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने के लिए। और इसी समय मैं आपके सामने एक डेटा रखना चाहता हूँ, और ये डेटा मेरा नहीं है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में अपना एक जजमेंट है, जजमेंट का नाम है एसोसिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश सजदा नसीम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये रिपोर्ट हुआ है 2009 SCC ऑनलाइन पेज 686 में, और इसमें उन्होंने लिखा है, तो 2009 का जजमेंट है, आज तो आंकड़े बहुत बढ़ गए हैं। The approximate number of registered waqf properties in India is stated to be 3 lakhs and account for 4 lakh acres of land throughout the country, and this makes the waqf the third largest landholder after railway and defense। मतलब हाई कोर्ट कह रहा है कि रेलवे और डिफेंस के बाद तीसरे नंबर पे वक्फ प्रॉपर्टी है, और इस समय इनके पास 3 लाख हैं और 4 लाख एकड़ ऑफ लैंड है पूरे देश में। ये 2009 के आंकड़े। इट इज। और इसके बाद एक स्पेशल सिस्टम है, आजकल सारी चीजें वक्फ की ऑनलाइन है, वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया। इसमें टोटल 6,59,027 प्रॉपर्टीज ये वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, उसमें दर्ज है, और ये बढ़ती चली जा रही, नंबर बढ़ता चला जा रहा है। और इसको पूरी शेयर और लीगल एंटिटी मिली हुई है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जो इनको देखते हैं और देखते हैं कि इनको कैसे लोन दिया जा सके, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा सके, इनकी कैसे कमर्शियल एक्टिविटीज बढ़ाई जा सके और इनके लिए कैसे स्पेशल स्कीम्स लाई जा सके।